एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया है, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। तो भैया आज आपके इस क्लास 7th की वन शॉट सीरीज में हम लोग लेके आए हैं द चैप्टर गुप्ता एरा अ एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो गुप्ता एरा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसे गोल्डन एज कहते थे, क्लासिकल एज कहते थे। ऐसा क्या इसमें खास था भैया, क्योंकि इसे एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। क्या क्या क्रिएटिविटी थी, आज के चैप्टर में हम लोग चमकाते हैं। चमकाने से पहले कहानी सुनाती हूँ, है ना। तुम्हारी एज के दो बच्चे हैं, ध्रुव और भविष्य। इनके पास भाई एक टाइम मशीन है। टाइम मशीन को उन्होंने गोल गोल घुमाया और ये कहीं पहुंच गए एक आयरन पिलर के सामने। तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास एक टाइम मशीन होगी भैया, तुम कहाँ जाओगे, क्या देखोगे, जरा कमेंट में बताना। अब ये दोनों पहुंच गए भाई एक आयरन पिलर के सामने और देख के शॉक हो रहे यार कि ये कितना सुंदर लग रहा है। कहाँ का आयरन पिलर है, कब का है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तब इन्होंने देखा बेटा वहां पर एक टूर गाइड था। एक टूर गाइड बता रहा है कि दिस आयरन पिलर इज 1600 years old and still stands without rusting। भाई हम हमारी अगर साइकिल को थोड़े दिन अगर धूप पानी में रख देंगे तो जंग लग जाएगी, पर ये सुन रहे हैं कि 1600 साल से एक आयरन पिलर खड़ा है जिसपे कोई भी जंग नहीं लगी। भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों ने और सुना तो इन्हें पता चला कि भैया चंद्रगुप्त टू नाम के एक राजा है, उनके समय का यह आयरन पिलर है। ये पहले है ना, प्रोबेबली फर्स्ट में ये उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश में है ना, जब ये बना था तो ये उदयगिरी केव्स एमपी में था, फिर इसको दिल्ली लाया गया, है ना। अब चंद्रगुप्त टू कौन है, इनके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि और कौन है चंद्रगुप्त टू, ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि भैया आयरन पिलर इतना पुराना है। तो इन दोनों ने सोचा कि आओ आज हम क्या समझते हैं, गुप्ता एम्पायर को समझते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को समझते हैं। It was dedicated to Vishnu and its inscription celebrate the king's achievement। और जो पिलर है बेटा ये आयरन पिलर, ये विष्णु भगवान के लिए डेडिकेटेड है और इसके अंदर चंद्रगुप्त टू की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ आपको एक बात बिल्कुल चमकानी है, चंद्रगुप्त ऑफ मौर्य एम्पायर was a different person। चंद्रगुप्त ऑफ गुप्ता एम्पायर इज अ डिफरेंट पर्सन, है ना। हमने राइज ऑफ एम्पायर वाले चैप्टर में एक और चंद्रगुप्त पढ़ा था, याद करो, है ना। अशोक वाला, मौर्यन वाला, चाणक्य वाला वो अलग पर्सन है, वो और ये अलग अलग है। ही इज चंद्रगुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। नाउ the Gupta era, which lasted from 3rd to 6th century CE, is a remarkable period that began after the decline of कुशना एम्पायर। याद करो, राइज ऑफ एम्पायर्स में हमने कुशन एम्पायर पढ़ा था, कनिष्क का एम्पायर। उसके डिक्लाइन होने के बाद, उसके खत्म होने के बाद बेटा एक नया एरा, है ना, एक नई एज, गुप्ता एज हमारे भारत में पनप रही थी, जो 3rd से 6th सेंचुरी सी में क्या थी बेटा, एग्जिस्ट कर रही थी। The Gupta era is known for its progress in art, literature, science and governance। ऐसे ही थोड़ी गोल्डन एज कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी क्लासिकल एज कहते हैं भैया। इस समय आर्ट, साइंस, लिटरेचर सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉस्पर हुआ था। It ruled much of North and West India, creating a stable and prosperous society। याद करो, जो कुशनास थे वो भी नॉर्दर्न साइड थे, उसी एरिया में बेटा गुप्तास ने भी क्या किया है, लगभग रूल किया है। This period is also known as classical age because of its cultural and intellectual achievements like beautiful temples, Sanskrit literature and scientific discoveries। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स गुप्ता एरा के टाइम थे, है ना। इसे क्लासिकल एज कहते हैं क्योंकि इस समय संस्कृत, क्लासिकल लैंग्वेजेस, है ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट, डिस्कवरीज बहुत ज्यादा क्या हुई बेटा, इवॉल्व हुई थी। नाउ द वॉरियर किंग, है ना भैया, हर एक साम्राज्य में एक राजा ऐसा होता है जिनकी बात बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। यहाँ पर वो राजा है समुद्रगुप्त, है ना। अब थोड़ा सा गुप्ता डायनेस्टी का मैं फैमिली ट्री समझाती हूँ, है ना, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, फैमिली ट्री समझो। चंद्रगुप्त नाम के बेटा एक व्यक्ति ने, चंद्रगुप्त नाम के एक व्यक्ति ने गुप्ता डायनेस्टी को फाइंड किया था, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। फिर इनके बेटे बने समुद्रगुप्त। इनके बेटे कौन थे बेटा, समुद्रगुप्त, जो एक वॉरियर किंग थे, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जाबाज जो थे ये किंग बने। इनके बेटे थे बेटा चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू, इनको प्यार से चंद्र भी कहते हैं, है ना। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है ना। ही वॉज द विक्रमादित्य, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। तो चंद्रगुप्त टू कौन थे, वो राजा जो जिसके बारे में आयरन पिलर के ऊपर लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 एंड समुद्रगुप्त में। नाउ बात करेंगे समुद्रगुप्त की। तो
Samudragupta, the father of Chandragupta II, was a great warrior king who expanded the Gupta empire. ना ये बहुत 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 जाबाज राजा थे. इनके समय पे बेटा गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फैला था. The Prayag Prashasti, a pillar inscription in Prayagraj by court poet Harisena, praises Samudragupta conquest. और हमें कैसे मालूम, हम कैसे बोलते भैया ये वॉरियर किंग थे, क्योंकि इन्हीं के एक पोएट है ना, इन्हीं का जो राजपाट था उसके एक कवि थे हरिसेना. हरिसेना ने बेटा अपनी प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होता है, किसी राजा की प्रशंसा करना, तो प्रयागराज में एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है जिसमें इन्होंने हरिसेना भाई ने क्या करा है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि वो एक बहुत बढ़िया राजा थे, है ना, उन्होंने ये रीजन जीते हैं, उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था, वो बहुत दयालु राजा थे. सब किसने बताया, हरिसेना ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में. समुद्रगुप्त एम टू यूनिफाई इंडिया कॉल्ड धरानी बंद बाय डिफीटिंग किंग्स एंड टेकिंग देयर लैंड. और एक विजन था इनका, है ना, हर राजा का होता है, इनका विजन था पूरे भारत को मैं यूनिफाई करूंगा, एक भारत बनाऊंगा, उस भारत पे मैं राज करूंगा और उसे मैं क्या कहूंगा भैया, धरानी बंद कहूंगा. Harisena wrote that Samudragupta supported art, learning, trade, making his kingdom wealthy. A coin also shows Samudragupta playing veena, highlighting his love for music. तो समुद्रगुप्त के बारे में जो भी बातें हमें पता चली है बेटा, वो किससे पता चली है, कोर्ट पोएट हरिसेना की प्रयाग प्रशस्ति थे, जहां उन्होंने बताया कि बहुत साइंस लवर थे, म्यूजिक लवर थे, है ना, आर्ट लवर थे. ये सब क्या थे बेटा, हमारे समुद्रगुप्त द वॉरियर किंग थे. कुछ कॉइन्स उस समय के इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं ना, हिस्टोरियंस ने ढूंढे, जहां पर समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए दिखे, टू शो हिज लव फॉर म्यूजिक. नाउ अब बात करेंगे यार, तुम्हें पता है जो ब्लॉगिंग होती है, हेलो एवरीवन, आज हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम यहाँ है वहां है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई. बहुत पुराने पुराने ट्रैवलर्स इंडिया में आके अपने ट्रैवल व्लॉग्स बना गए हैं, है ना. उसी का एक एग्जाम्पल है बेटा फाहिन, है ना, फाहेन बोल लो, अलग अलग स्पेलिंग तुम्हें अलग अलग जगह दिखेगी. हम जब पढ़ रहे थे, जब हम फाहेन ऐसे पढ़ रहे थे, अभी न्यू एनसीईआरटी में ये स्पेलिंग है ना, एक्स जो है भैया क्या है, साइलेंट है. फाहेन इन्हें कहते हैं. ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे, है ना, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, एक स्कॉलर थे. उन्होंने जब वो इंडिया आए, उस समय इंडिया में गुप्ता एम्पायर पनप रहा था. उस समय उन्होंने भैया गुप्ता एम्पायर को देखा, समझा और गुप्ता एम्पायर के बारे में अपनी एक बुक में, अपने ट्रैवल ब्लॉग में लिखा कि गुप्ता एम्पायर कैसा था. आओ देखते हैं भैया फाहेन की नजरों से. फाहेन कह रहे हैं कि पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे भाई, डिड नॉट नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड एंड फेस नो हैवी ऑफिशियल ड्यूटीज. पीपल बढ़िया खुश है ना, फालतू कोई बहुत पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं है, लोग जो है बढ़िया सिंपल लाइफ जी रहे हैं और खुश है. फार्मर्स पेड अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन्स एज अ टैक्स, है ना, जो फार्मर है, किसान है, वो क्या दे रहे हैं, अपनी जो जमीन है उसमें से जो अनाज उग रहा है उसको टैक्स के फॉर्म में थोड़ा बहुत राजा को दे रहे हैं. जो किंग्स के गार्ड्स है, अटेंडेंट्स है, मंत्री लोग हैं, उनको सैलरी मिल रही है. Cities in Gangetic Plains were large with rich and kind inhabitants, है ना. तो बता रहे हैं कि जो गंगा जी के आसपास की सिटीज है वो बहुत बड़ी बड़ी है, वहां लोग और खुश है, वहां फार्मर्स और खुश है. Vaishya merchant families built charity houses for the poor, orphans and sick, offering food and medicines. और जो मर्चेंट लोग, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने जगह जगह पर क्या बना है बेटा, ऑर्फनेजेस, है ना, चैरिटी हाउसेस, ताकि लोग वहां रुक सके, है ना, आराम कर सके, गरीबों को खाना मिल सके. वैश्यों ने क्या बनाया है बेटा, ऐसे चैरिटी हाउसेस भी बनाए हैं. Cities had wealthy merchants, foreign traders, beautiful homes and clean land. तो भैया दिख रहा है कि बहुत बढ़िया सिटी थी, फॉरेन से लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है ना, लोग खुश है, एक तरफा क्या काम चल रहा है इन द गुप्ता एम्पायर. Fahin also noted that harsh treatment of chandalas, outcasts who lived outside cities, showing all parts of societies were not equal. तो एक चीज और बताई है ना, not all parts of society were equal. एक चीज और बताई फाहिन ने कि एक उन्होंने खामी भी नोटिस करी कि चंदालास, वो लोग जो नीचे जाति के थे, है ना, जो जिनकी जाति ऊंची नहीं थी, जो नीचे जाति के थे, उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, है ना, आउटकास्ट उन्हें कहते थे, और उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो इक्वल नहीं होता था. तो कहीं ना कहीं कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी गुप्ता एम्पायर में देखने को मिली. हिस्टोरियन यूज फाहिन अकाउंट बट चेक अदर सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द फुल पिक्चर एज इट रिफ्लेक्ट ओनली हिज व्यूज, है ना, सीधी बात है यार. हिस्टोरियंस ने फाहिन का ट्रैवल ब्लॉग पढ़ा, उसको समझा, बट नॉट ओनली फाहिन का ट्रैवल ब्लॉग, और सोर्सेज अब देख 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 के आज जो आप वो पढ़ रहे हो वो हिस्टोरियंस ने हमें बताया है. ठीक है. नाउ
ये अगर आप देखोगे जो ऑरेंजिश रीजन है, दिस वाज द लगभग गुप्ता एम्पायर जो इन्होंने रूल किया है। ठीक, नाउ द गुप्ता ग्लिम्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर मैम इतना बढ़िया था, फाहिन ने बोल दिया लोग खुश है ना, आपने बोल दिया क्लासिकल एज थी, आप बोल रहे हो गोल्डन एज थी। तो ऐसा क्या था गुप्ता एम्पायर में, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था बेटा? तो द गुप्ता रूलर्स यूज्ड वेरियस स्ट्रैटेजीज टू एक्सपांड एंड कंसोलिडेट देयर वास्ट एम्पायर, है ना, अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, है ना, बहुत बड़ा करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग प्लान्स उन्होंने यूज किए। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, है ना, आस पड़ोस से लड़ झगड़ के क्या करा, उनकी जो जमीन थी, उनका जो एरिया था वो हथिया लिया और अपना एम्पायर बड़ा कर लिया। डिप्लोमेसी, है ना, जाके उनको बोला कि भैया लड़ाई मत करो, आप हमसे वीक हो, है ना, बातचीत से क्या कर लिया, उनका एम्पायर हड़प लिया, ले लिया। अलायंसेस, है ना, फ्रेंडशिप कर ली, देखो तुम भी स्ट्रांग हम भी स्ट्रांग, दोनों भाई भाई स्ट्रांग, दो भाई दोनों तबाही, है ना, दोनों मिलके क्या करेंगे भैया, अपना एम्पायर को एक बना लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर ली। और लास्टली अगर कुछ भी नहीं किया तो शादी कर दी, मैट्रिमोनियल अलायंस, है ना। अभी आप देखोगे एक एग्जाम्पल इसी स्लाइड के बाद है कि भैया शादी करके अपना एम्पायर को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, अ वेल नोन एग्जाम्पल इज प्रभावती गुप्ता, है ना, प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, उनकी शादी करवा दी वताका राजा से, है ना, द प्रिंस ऑफ वताका किंगडम, द गुप्तास नेबर्स टू द साउथ, है ना, तो गुप्तास के साउथ में वताका किंगडम राज कर रहा था, उनके राजा से प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त टू की बेटी थी उसकी शादी करवा दी। अब हुआ क्या, जिससे उनकी शादी हुई, प्रभावती गुप्ता के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, है ना, उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। तो प्रभावती गुप्ता ने क्या किया बेटा, पूरे वताका किंगडम को संभाला है ना, शी होल्ड द एम्पायर, और उन्होंने क्या किया फिर अपना और गुप्ताज का जो रिलेशन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ऐसे जो है बेटा गुप्ता एम्पायर काफी ज्यादा हमारे नॉर्दर्न एरिया और थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ साउथ में फैल गया। अच्छा, प्रभावती गुप्ता को मदर ऑफ टू किंग्स भी कहते हैं, क्योंकि भाई उनके जो दोनों बच्चे थे, है ना, उनके जो दोनों बच्चे थे उन्होंने जो है वताका के थ्रोन पर, वताका के राज्य पर राज किया है, तो शी इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ two kings. As a devotee of Vishnu like her father, Prabhavati also associated with the construction of 7 temples dedicated to his god and his avatars. तो भैया एक बात याद रखनी है कि गुप्ता एम्पायर कंप्लीटली विष्णु भक्त थे, है ना, गुप्ता एम्पायर्स खुद भी, उनकी बेटी प्रभावती गुप्ता भी, उन्होंने भी क्या किया है बेटा, काफी सारे 7 टेम्पल्स, है ना, 7 टेम्पल जो है बनाए हैं। सम ऑफ दिस आर इन रामगिरी इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, है ना, इसकी एक आपको फोटो भी यहाँ दिख जाएगी कि दिस आर द टेम्पल जो किसने बनवाए हैं, प्रभावती गुप्ता ने, फॉर हर लॉर्ड विष्णु भगवान। ठीक है, नाउ ग्लिम्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। थोड़ी और बात करें, अगर हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैम कैसे होता था यार, हमने अपने अलग अलग राज्य में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई सेंट्रली कंट्रोल करता है, कोई लोकल कंट्रोल करता है। तो गुप्ता एम्पायर इतना सक्सेसफुल एम्पायर क्यों हो गया था बेटा, ध्यान सुनना इधर। गुप्ता एम्पायर हैज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। क्या सिस्टम था भैया, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी दे डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस। तो दिमाग बहुत था गुप्ता एम्पायर ने, बोला देखो अपना किंगडम बहुत बड़ा है ना, हम भैया यहाँ बैठ के पूरे रीजन पर राज नहीं कर पाएंगे, इससे बेटर है हम यहाँ आराम से बैठे और पूरे रीजन में लोकल लीडर्स छोड़ दे। अब हमारा काम क्या है, इन लोकल लीडर्स को मैनेज करना, और ये लोकल लीडर्स हमारे लिए हमारी पूरी धरती को मैनेज करेंगे। तो दिमाग क्या लगाया कि सेंट्रली गुप्ता एम्परर्स ने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, लोकल डिवाइड कर दिया कि भैया ये हमारी पूरी लैंड है, इतनी लैंड आपको दी, इतनी लैंड आपको दी, इतनी लैंड आपको दी, अब आप इस लैंड को कंट्रोल करो, यहाँ टैक्स वैक्स कलेक्ट करो और हमको लाके दो, तो हम भी आराम से जिए, आप भी आराम से जियो। और लोकल रूलर्स के पास भी बेटा क्या हो गया, कुछ कुछ थोड़े पावर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाउ दिस लैंड ग्रांट्स वर केयरफुली इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट, है ना, और अगर भैया किसी को लैंड दी है, किसी को जमीन दी है, तो पूरी रजिस्ट्री होती थी उसकी, है ना, कॉपर की प्लेट पर लिखा जाता था कि भैया इन इन व्यक्ति को हमने ये लैंड दी है, ये हमें इतना इतना टैक्स देंगे, कॉपर की प्लेट पर इंस्क्राइब करके उन्हें ये चीज दी जाती थी। This system helped ensure proper tax collection and allowed the Gupta rulers to govern efficiently and still allowing local leaders some control over their region, है ना। तो भैया सिस्टम बहुत बढ़िया था कि भाई लोकल लीडर्स भी अपनी पावर एंजॉय कर रहे हैं, गुप्तास भी अपनी पावर एंजॉय कर रहे हैं, और टैक्स कलेक्शन का सिस्टम भी बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी भाई इसको गुप्तास को गोल्डन एज कह रहे हैं। ट्रेड कैसी थी मैम, कैसी होगी बताओ, ट्रेड कैसी होगी, अगर एम्पायर इतना बढ़िया है, फॉरेनर्स इंडिया आके व्लॉग लिख रहे हैं, ट्रेड तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया यहाँ पर
होगी। ना रेवेन्यू कैसे था बेटा, आपको टैक्स मिलता था, गुप्ताज को टैक्स मिला है ना, फाइन्स मिला, टैक्सेस ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड, हर चीज पे टैक्स से उनके पास पैसा आता था। और ये जो पैसा है बेटा, इससे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, मंदिर बनवाना, आर्मी मेंटेन करना, लोगों को सैलरी देना, ये सारे काम यहाँ पर वो करते थे। ट्रेड वॉज इनक्रेडिबली वाइब्रेंट, ट्रेड बहुत ही बढ़िया थी, इवन इंडिया में भी और इवन फॉरेन लैंड से भी ट्रेड बहुत बढ़िया चलती थी। इंडिया ट्रेडेड वेरियस गुड्स विद मेडिटेरेनियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, है ना। तो भैया सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है ना, सिल्क रूट याद है, पढ़ा था हमने, तो सिल्क रूट के थ्रू बेटा मेडिटेरेनियन रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, सब जगह से ट्रेड हमारे इस समय पर भारत की गुप्ता एम्परर्स की बाहर के लोगों से चल रही थी। फाइन टेक्सटाइल, एरोमेटिक स्पाइसेस, आइवरी प्रोडक्ट्स, प्रेशियस जेमस्टोन्स, ये सब हम बाहर भेज रहे थे और पैसा बना रहे थे, है ना। उस समय तक भी बढ़िया रहा, है ना, गुप्ता समय तक बढ़िया रहा, हमने बहुत पैसा बनाया, है ना। हमारा जो भारत है उसको सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि वी हैव बेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल, बेस्ट एरोमेटिक स्पाइसेस, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हमारे भारत में थे। और जब वो बाहर गए तो भारत के बाहर के लोगों को दिखा कि भैया भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट टू डिस्टेंट मार्केट, है ना। जो सिल्क रूट है बेटा, इंडियन ओशन, क्योंकि हमारी लोकेशन इतनी बढ़िया थी कि हमारा पोर्ट, पूरा एरिया पोर्ट वाला था, तो वहां से अलग अलग पोर्ट्स में इंडियन ओशन में हमारी कनेक्टिविटी थी और वहां से हम ट्रेड करते थे। सोकोट्रा आइलैंड इन द अरेबियन सी, नाम याद रखना है, यहां से बेटा एमसीक्यू बन सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। सोकोट्रा आइलैंड इन द अरेबियन सी वाज अ इंपॉर्टेंट स्टॉप ऑन द ट्रेड रूट्स, है ना। तो जब ट्रेडिंग होती थी, बिजनेस होता था, तो सोकोट्रा आइलैंड था अरेबियन सी में, वहां पर लोग रुकते थे, है ना, वो स्टॉप था कि भैया इंडिया से निकले, सोकोट्रा पे रुके, फिर मेडिटेरेनियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में क्या किया, ट्रेड किया। इंडियन ट्रेडर्स लेफ्ट देयर मार्क थ्रू, और हमें पता क्या चला, भारतीय भैया जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। तो वी हैव लेफ्ट अवर पोट्रीज, इंस्क्रिप्शंस एंड इवन अवर स्तूपा डिजाइन, जिससे समझ में आया कि हाँ, भारत के लोग भी भैया सोकोट्रा आइलैंड पर रेस्ट करने, रुकने आते थे। This extensive trade not only brought wealth but also promoted cultural exchange with places like Egypt, Arabia, Rome, Greece, enriching India's cultural landscape. डेफिनेट सी बात है यार, जब आप ट्रेड करते हो सिर्फ पैसा नहीं बनता है ना, कल्चर एक्सचेंज होते हैं। अब अगर आपका इजिप्ट से ट्रेड हो रहा है तो इजिप्ट का कल्चर हमारे यहाँ आएगा, है ना। इजिप्ट का, ग्रीस का, रोम का अलग अलग कल्चर भारत में आए और भारत का जो लैंडस्केप है बेटा उस समय काफी ब्यूटीफुल होने लग गया था। Although the Gupta rulers were devotees of Vishnu, they supported diverse religious and philosophical tradition. They were generous patrons of Buddhist institutions like Nalanda University and various viharas. और सीधी बात है, वो लोग विष्णु भगवान को मानते थे, है ना, विष्णु भगवान को पूजते थे, पर दूसरे स्कॉलर्स, है ना, बीट बुद्धिस्ट, बीट जैन्स, दूसरे लोगों को भी ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रिस्पेक्ट देते थे। तो उसी से उनका जो है ट्रेड और उनका जो एक एम्पायर है वो बहुत बढ़िया थ्राइव करता रहा। ठीक है। नाउ नोटेबल फिगर्स, जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि 3 बेहतरीन फिगर्स है ना, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास, इस समय हमारे भारत में ये 3 बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स, पोएट्स और मैथमेटिशियन भारत को मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें आर्यभट्ट जी की, है ना। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तो आर्यभट्ट जी की बात करते हैं। कुसुमपुरा मॉडर्न पटना के पास के आर्यभट्ट जी हैं, जिन्होंने आर्यभट्टिया नाम की एक किताब 500 सी के लगभग लिखी है। He calculated the motion of sun, moon and planets with remarkable accuracy. तो उस समय, है ना, समझ रहे हो तुम कब की बात हो रही है ना, गुप्ता एम्पायर के समय आर्यभट्ट जी ने विदाउट इंटरनेट, विदाउट चैट जीपीटी, विदाउट एनी मॉडर्न टूल्स क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर ली थी, सन, मून और प्लैनेट के मोशंस को, है ना, अर्थ के स्पिन को, रोटेशन, रिवॉल्यूशन को, ईयर की एक लेंथ जो है ना, ईयर की लेंथ उन्होंने एस्टिमेट की थी कि एक साल में 365.358 डेज होते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। कैलकुलेट अर्थ साइज, है ना, अर्थ का साइज क्या है, कैलकुलेट कर दिया। देख रहे हो मतलब क्या क्या कैलकुलेट कर दिया हमारे भारत के ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स ने। एक्सप्लेन सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस थ्रू साइंटिफिक रीजंस, है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब कुछ क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कि क्यों होता है ना, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों चंद्र ग्रहण होता है, क्या मोशन है, क्या रोटेशन हो रहा है सन के अराउंड, प्लैनेट्स क्यों रोटेट हो रहे हैं, सारी थ्योरीज इन्होंने उस समय पर हमारे भारत को दे दी थी। मेड सिग्निफिकेंट एडवांस इन मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन व्हाट नाउ वी कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है अभी तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, 9th-10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी, उसके भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आर्यभट्ट ने हमारे देश को एक्सप्लेन किए
हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा वराहमिहिर की। उज्जैन प्रेजेंट डे मॉडर्न उज्जैन से बिलोंग करते हैं। रोड बृहद संहिता एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, है ना, बृहद संहिता नाम की एक किताब लिखी है जो नॉलेज का गंगा है ना, इतना नॉलेज है उसमें, रियल लाइफ को लेके, आयुर्वेद को लेके, प्रैक्टिकलिटी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, काफी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे बृहद संहिता में बातें लिखी गई है। His work covered astronomy, astrology, weather prediction, architecture, farming। सोच रहे हो, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वेदर प्रेडिक्शन, फार्मिंग, क्या क्या एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है इन्होंने कवर किए हैं। कंबाइंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, है ना। तो काफी सारी चीजें, काफी नॉलेज उन्होंने अपनी बृहद संहिता नाम की किताब में हमें दिया है। लास्टली बेटा कालिदास जी जो बहुत फेमस पोएट हैं, है ना, बहुत रोमांटिक इन्होंने जो है नॉवेल्स, बहुत रोमांटिक कविताएं, पोएम्स इन्होंने लिखी है ना। मेघदूतम नाम का इनका एक बहुत बढ़िया वर्क है जहां बादलों के थ्रू लेटर्स पहुंचाए जा रहे हैं। तो कालिदास जी भी हमें गुप्ता एम्पायर के समय हमारे भारत को मिले हैं। मेड इनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर, हिज पोएम मेघदूतम, है ना, मेघदूतम नाम की किताब है, tells the story of a yaksh sending message to his beloved via cloud. The poem beautifully describes the landscape of North India and the emotions of love, है ना। तो यक्ष अपने लवर को बादलों के थ्रू एक मैसेज भेज रहा है, और कालिदास जी ने इतने सुंदर तरीके से वो पोयम लिखी है कि बादलों को बोला है कि यार मेरे लवर के पास आप जाइए, और जब आप जाओगे तो आपको रास्ते में ये लैंडस्केप मिलेगा, ये पहाड़ मिलेगा, ऐसा नॉर्थ इंडिया दिखता है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया के लैंडस्केप को ब्यूटीफुली कवर किया है इन हिज वर्क मेघदूतम। हिज वर्क सेट द स्टैंडर्ड ऑफ संस्कृत पोएट्री एंड धर्म। तो इस टाइप के नोटेबल फिगर्स गुप्ता एम्पायर के समय बेटा भारत को मिले हैं। एंड वन मोर फैक्ट कि आपको क्या पता है, आयुर्वेदा जो इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम है वाज कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, है ना। तो भैया जो सुश्रुत संहिता हो गई, है ना, जो आयुर्वेदा का काम है, जड़ी बूटियों का जो मेजर चीजें जो लिखी गई है ना, जो कोडिफाई हुई है, वो किस समय कोडिफाई हुई है, एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। और भारत को, है ना, योग आयुर्वेद के नाम से पूरा वर्ल्ड जानता है ना, और वो सब हमें भारत को कब मिला, एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी था, मैंने तुम्हें कहा कि बहुत सुंदर आर्किटेक्ट, बहुत सुंदर भारत था जब भारत में गुप्ता एम्पायर था। तो क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, गुप्ता रूलर्स created an environment where creativity and craftsmanship thrived. Key art centers include Sarnath near Varanasi for Buddha sculpture, Ajanta caves in Maharashtra, Udaygiri caves in MP. Gupta art set high standard। वो होता है ना आजकल बोलते हैं पिंटरेस्टी, है ना, कि कुछ पिंटरेस्टी, यार हमारी डिजाइन पिंटरेस्टी होनी चाहिए। तो पिंटरेस्ट तो आज आया, उस समय जो इंस्पिरेशन थी वो थी गुप्ता एम्पायर के, और उन्होंने अजंता केव्स जो बनाई महाराष्ट्र में, क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है ना। उदयगिरी केव्स हो गई, सारनाथ हो गया नियर वाराणसी, ये सब उनकी क्या है, ट्रेमेंडस, मतलब बहुत सुंदर सुंदर क्या है, लैंडस्केप आर्किटेक्चरल साइट्स है। ठीक है, ब्यूटीफुल कार्विंग, डिटेल्ड कार्विंग एंड पेंटिंग्स आपको उस समय देखने को मिलती है ना। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम जब इतना बेहतरीन एम्पायर था तो कैसे खत्म हो गया, है ना, हाउ इट एंडेड, है ना, क्या हुआ। तो देखो कोई भी बढ़िया एम्पायर खत्म तब होता है जब उसके सक्सेसर्स वीक होने लगते हैं ना। चंद्रगुप्त टू के बाद सक्सेसर्स वीक थे, है ना, लड़ाइयां चल रही थी, और उस समय एक बाहर से एक्सटर्नल ट्राइब ने आके इंडिया पे अटैक कर दिया, और गुप्ता एम्पायर इस तरीके से बेटा खत्म हो गया। 6th सेंचुरी सी में बेटा गुप्ता एम्पायर वीक हो रहा था ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेजन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक हूना ट्राइब या हंस ट्राइब भी ने कहते हैं, सेंट्रल एशिया से बेटा इंडिया में आके उन्होंने अटैक किया, और गुप्ता एम्पायर का जो दबाव था, जो वर्चस्व था, वो खत्म होने लग गया। तो क्वेश्चन आ सकता है हाउ इट डिक्लाइन, बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ हूना ट्राइब। कहां से थे ये बेटा, सेंट्रल एशिया से थे। दिस डिक्लाइन मार्क द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री लीडिंग टू न्यू रीजनल पावर्स। और इसके बाद हिस्ट्री का अलग ही मोड़ है ना। अभी तक आपने बड़े बड़े एम्पायर पढ़े, मौर्यास, गुप्तास, है ना, अब आप देखोगे रीजनल एम्पायर्स, गुप्ता से लेके तो मुगल्स तक, है ना, मुगल्स फिर वाज अ वेरी बिग एम्पायर। इस बीच में बेटा आप देखोगे बहुत छोटे छोटे रीजनल पावर इंडिया में थ्राइव किए हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है वो पूरी जो बहुत बेहतरीन हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे। नाउ एक जो लास्ट पॉइंट है बेटा कि गुप्ता एम्पायर जो नॉर्थ में रूल कर रहा था, आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम गुप्ता एम्पायर जो है वो नॉर्थ में रूल कर रहा था, तो उस समय साउथ में कौन रूल कर रहा था, उस समय ईस्ट में कौन रूल कर रहा था। तो दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स और हमें यहाँ देखने बेटा, द पल्लवा किंगडम
द पल्लवा किंगडम है ना, जिसका कैपिटल कांचीपुरम था, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहते हैं, एंड द कमरूपा किंगडम जिसका जो एरिया था दैट वाज असम, बंगाल एंड बांग्लादेश, और ये वाला रीजन कहा था हमारे असम ईस्ट वाले रीजन में रूल करते थे। तो कहा ऐसा जाता है कि समुद्रगुप्त ने पल्लवास को भी हराया है, कमरूपा को भी हराया है, कमरूपा किंगडम को भी हराया है, पल्लवा को भी हराया है, बट उन्होंने बोला यार चलो मैंने हरा तो तुम्हें दिया है, बट तुम अपना एरिया रख लो, है ना, यू आर अंडर मी, आप गुप्तास के अंडर हो, बट मैं आपका किंगडम छीन नहीं रहा हूं, आप अपना किंगडम रख लो। तो एक तरीके से बेटा साउथ नॉर्थ ईस्ट पूरे एम्पायर पे गुप्तास ने राज किया है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि पल्लवास वंस आर ट्रिब्यूटरीज अंडर सतवाहनास गेन्ड पावर एज सतवाहनास डिक्लाइन। तो पल्लवास जो साउथ में थे, सतवाहनास के अंदर में थे, बट जैसे सतवाहना किंगडम डिक्लाइन हुआ, पल्लवास को बहुत पावर मिल गई। दे फॉलोड शिव एंड बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल। काफी आप साउथ में जाओ, काफी सुंदर सुंदर टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। पल्लवास का जो बेटा कैपिटल था कांचीपुरम, उसको सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहते हैं। और नॉर्थ में कमरूपा किंगडम था, जिसके राजा थे वर्मन, रूल्ड बाय वर्मन डायनेस्टी, covered Assam, part of Bengal, Bangladesh. Kamrupa, also called Prayag Jyotisha, mentioned the Ramayana in the Ramayana and Mahabharat with King Bhagdatta linked to the Mahabharat, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में कमरूपा किंगडम था, वर्मन डायनेस्टी थी, उसके जो राजा थे, राजा का नाम क्या था बेटा, प्रयाग ज्योतिष्ठा, है ना, प्रयाग ज्योतिष्ठा। तो ये क्या थे बेटा, ये ईस्ट वाले असम बांग्लादेश वाले रीजन पर रूल कर रहे थे। इनका मेंशन रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है विद द किंग भागदत्त। कमरूपा वाज अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर विद थ्राइविंग टेम्पल्स एंड मोनास्ट्री। कमरूपा भी जो था बहुत सुंदर रीजन था, वहां भी काफी टेम्पल्स थे, मोनास्ट्रीज थे। तो कमरूपा रीजन एज वेल एज द पल्लवा रीजन, दोनों को किसने हराया है, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त डिफीटेड, हराया है भैया पल्लवा एंड कमरूपा रूलर्स को, लेकिन उनको फिर छोड़ दिया। ये कोई बात नहीं, हरा तो दिया है, मैं तो वॉरियर किंग हूँ, याद करो वॉरियर किंग, है ना। समुद्रगुप्त कैसे पता चला था हमें, कोर्ट पोएट हरिसेना की प्रयाग प्रशस्ति से। तो उन्होंने बोला चलो छोड़ दिया यार आपको, यू आर अंडर मी। तो इस तरीके से बेटा गुप्ता एम्पायर वाज वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द गोल्डन एम्पायर एंड द क्लासिकल एज। तो ये भाई आपका गुप्ता एम्पायर था, है ना। आगे क्लासेस में हम आगे के एम्पायर्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। कमेंट्स में मुझे बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।